जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, अमेरिका के F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्टों में से एक है। इवन इन एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ कैपेबिलिटी को लेकर कहा जाता है कि लगभग इसे देखना नामुमकिन है। और इतना आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट होने के बावजूद आज मैं आप लोगों को एक ऐसा घटना के बारे में बताऊंगा जिसमें एक F-35 ऑलमोस्ट तबाह होने वाला था, जबकि उस घटना के बाद एयरक्राफ्ट का हालत ऐसा हो गया कि उसे परमानेंटली डिसेबल कर दिया गया है। तो कैसे ये एयरक्राफ्ट तबाह होने से अपने आप को बचा पाया और क्या कारण था जो ऐसे सिचुएशन तक F-35 एयरक्राफ्ट पहुंच चुका था, उसके बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के मैरीलैंड स्थित बेस में निर्माण किया गया एक सिंगल सीटेड सिंगल इंजन ऑल वेदर मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे एक तरीके से सुप्रीम एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। इन एयरक्राफ्टों का डिजाइन कई तरीके के रोल के लिए किया गया है, जिनमें एयर सुपीरियोरिटी से लेके स्ट्राइक मिशन तक शामिल है। और दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों के सबसे सिग्निफिकेंट फीचर जो इन एयरक्राफ्टों को अन्य एयरक्राफ्टों के तुलना में ज्यादा ताकतवर और अन्य एयरक्राफ्टों से काफी अलग बनाता है, वो है इसका सुपीरियर स्टेल्थ डिजाइन, जो कि इन एयरक्राफ्टों को ऐसा बनाता है कि लगभग दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा इसे ट्रैक करना और मार गिरा पाना नामुमकिन है। जबकि दूसरी तरफ रशिया की तरफ से बनाया हुआ S-400 सिस्टमों को एक तरफ जहां पे स्टेल्थ किलर या F-35 के किलर के रूप में देखा जा रहा है, तो वहीं पे अब तक ये साबित नहीं हो पाया है कि दोनों देशों के इन हथियारों के बीच में अगर कभी भी आमना सामना होता है तो कौन जीतेगा और कौन हारेगा। पर हाल ही में एक ऐसा घटना हुआ जिसके बाद लॉकहीड मार्टिन को फिर से एक बार अपने F-35 एयरक्राफ्टों को सोचने पे मजबूर कर दिया गया। दोस्तों, ये घटना 12 मार्च के दिन हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 12 मार्च के दिन अमेरिकी मेरिन कोर के एक F-35B फाइटर एयरक्राफ्ट को काफी हद तक नुकसान पहुंचा और ये नुकसान एयरक्राफ्ट के खुद के गनों के द्वारा ही पहुंचा। दोस्तों, रिपोर्ट में बताया गया है कि F-35 एयरक्राफ्ट के अंडर बैली में जो 25 मिलीमीटर के गन पोर्ट है, उसके द्वारा फायर करते समय एक राउंड कैनन के मजल से निकलने के बाद ही एक्सप्लोड हो गया। दोस्तों, ये जो हादसा हुआ ये तब हुआ जब एयरक्राफ्ट हवा में था। और दोस्तों, ये हादसा अमेरिका के एरिजोना में स्थित यामा रेंज कॉम्प्लेक्स में हुआ, जब इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल रात में आयोजित क्लोज एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज के दरमियान किया जा रहा था। दोस्तों, हादसे के रिपोर्ट के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी पब्लिक नहीं किया गया। इवन अमेरिकी मरीन कोर की तरफ से ये भी जानकारी नहीं दिया गया कि हादसे में जो एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ है वो असल में कौन सा स्क्वाड्रन का था। पर इतना माना जा रहा है कि संभावित ये एयरक्राफ्ट यूएस मरीन कोर के एयर स्टेशन यामा का ही एक एयरक्राफ्ट होगा। हादसे में एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाले पायलट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और उन्हें कोई इंजरी भी नहीं हुआ। पायलट द्वारा सेफली ऐसे सिचुएशन में एयरक्राफ्ट को लैंड भी कराया गया, लेकिन माना जा रहा है कि एयरक्राफ्ट काफी हद तक डैमेज हो चुका है। फिलहाल इसके बाद इसे लेके अमेरिका द्वारा एक कमीशन भी बैठाया गया, जिसके तहत एयरक्राफ्ट के हादसे के कारण को जांचा जाएगा। पर दोस्तों, ये हादसे का कारण जो भी हो, ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि ऑलरेडी F-35 एयरक्राफ्टों को लेके कई जगहों में कई बार क्रिटिसिज्म किया जा चुका है कि एयरक्राफ्टों के फ्लाई का कॉस्ट काफी ज्यादा है। और हाल फिलहाल में कुछ देशों में 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को या 4++ जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को ज्यादा तरजीह दिया जा रहा है, ना कि F-35 को। ऐसे मौके में अमेरिकी F-35 के प्रोडक्शन भी जहां पे पहले के तुलना में घटा है, तो वहीं पे एयरक्राफ्टों का इस तरीके का हादसा अमेरिकी डिफेंस प्रोडक्शन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। दूसरी तरफ दुनिया के देशों के द्वारा जिस तरीके से 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाने की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है, तो ये भी दिन ब दिन अमेरिका के लिए एक्सपोर्ट मार्केट में चैलेंज बनता जा रहा है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं अमेरिका द्वारा थर्ड के बाद बनाए जाने वाले एक नया जनरेशन के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, हाल ही में अमेरिका द्वारा अपने एरोस्पेस कंपनियों को एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी सौंपा गया। इस जिम्मेदारी के तहत इन कंपनियों के द्वारा एक आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण करना है, जो अमेरिका की तरफ बढ़ते हुए बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सके। दोस्तों, रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका द्वारा नॉर्थवेव गवर्नमेंट और लॉकहीड मार्टिन जैसे कंपनियों को इस तरीके की जिम्मेदारी सौंपा गया। जबकि ये नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम के आवश्यकता के बारे में तब चर्चा हुआ जब नॉर्थ कोरिया के तरफ से एक शॉर्ट रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। दोस्तों, हाल फिलहाल में ही नॉर्थ कोरिया द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण को बढ़ाया गया और हाल ही में एक मिसाइल परीक्षण के बाद आके जापान के समुद्री तट के नजदीक गिरा था। इसके बाद अमेरिका के तरफ भी ऐसे बैलिस्टिक मिसाइलों के थ्रेट एक के बाद एक बढ़ता जा रहा है, जबकि नॉर्थ कोरिया के अलावा ईरान जैसे देश भी अमेरिका के लिए आए दिन थ्रेट बनता जा रहा है। दोस्तों, नया जनरेशन के थ्रेट को देखते हुए अमेरिका द्वारा बीते कई सालों से नया जनरेशन के इंटरसेप्टर मिसाइलों को ढूंढा जा रहा है और ये मिसाइल इतना कैपेबल होना चाहिए कि आधुनिक जमाने के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसे घातक मिसाइलों को भी ये हवा में मार गिरा पाए। इवन रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि नॉर्थवेव गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रोजेक्ट की कीमत को $3.9 बिलियन तक रखा जा रहा है, जबकि लॉकहीड मार्टिन जैसे कंपनी की तरफ से इसका लागत $3.7 बिलियन तक रखा गया है। जबकि कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के लाइफ टाइम कॉस्ट 10 से 12 बिलियन डॉलर हो सकता है, क्योंकि इसमें इंटरसेप्टर के अलावा कई सारे ग्राउंड इंस्टॉलेशन और रडार इक्विपमेंट भी होता है, जो ऐसे मिसाइलों को ऑपरेट करने के लिए काफी आवश्यक है। दोस्तों, इससे पहले भी अमेरिका की तरफ से अपने पुराने एयर डिफेंस सिस्टमों की जगह
अमेरिका में एक नया एयर डिफेंस सिस्टमों को तैयार करने के लिए ऐसे ही एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, जो कि 2019 में अमेरिका की तरफ से स्क्रैप कर दिया गया था। दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट बोइंग कंपनी को मिला था और बोइंग कंपनी द्वारा किल व्हीकल नामक एक इंटरसेप्टर का डेवलपमेंट भी किया जा रहा था। जबकि रिपोर्टों में यह भी कहा जाता है कि अमेरिका के द्वारा ऑलरेडी बोइंग के इस कॉन्सेप्ट के ऊपर $1.2 बिलियन खर्चा किया जा चुका है, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लमों की वजह से और व्हीकलों में कुछ मुश्किलों की वजह से इस प्रोजेक्ट को फाइनली रद्द करना पड़ा। दोस्तों एक तरफ जहां पे रशिया के S-400 को जहां पे एक बहुत बड़ा सक्सेस माना जा रहा है और जिस तरीके से S-400 के बाद अब रशिया की तरफ से S-500 जैसे और आधुनिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली के ऊपर काम किया जा रहा है और देखे तो एक तरीके से रशिया को इस क्षेत्र में काफी हद तक अमेरिका से बढ़ोतरी भी मिल चुका है। दोस्तों ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि अमेरिका के पास फिलहाल ये नया जनरेशन के इंटरसेप्टर के अलावा और कौन कौन सा ऐसे प्रमुख एयर डिफेंस सिस्टम है। तो कुल मिला के अमेरिका द्वारा 3 तरीके के अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टमों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें सबसे पहले आता है PAC-3 मतलब MIM-140 पेट्रियट मिसाइल। दोस्तों इसमें से PAC-3 वर्जन मतलब पेट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 इस सीरीज के सबसे आधुनिक मिसाइल है, जिसे मीडियम रेंज का एयर डिफेंस का दर्जा मिला हुआ है। दोस्तों ये एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के अलावा अमेरिका के कई सारे एलाई देशों के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है और कहा जाता है कि इसका अधिकतम रेंज 20 से 35 किलोमीटर के अंदर है, जबकि ये हाई ऑल्टीट्यूड मतलब 24 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक अपने निशाने को ध्वस्त कर सकता है, जिन निशानों में लो मूविंग एयरक्राफ्ट से शुरू करके अनमैन एरियल व्हीकल और शॉर्ट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल से शुरू करके क्रूज मिसाइल तक शामिल है। दोस्तों इसके बाद अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम में जो दूसरा नाम आता है वो है थार्ड सिस्टम का, जिसका मतलब है टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरियल डिफेंस। इसे 2008 से अमेरिकी फोर्सेज में ऑपरेशनली शामिल किया गया है और दोस्तों S-400 के बाद इसी सिस्टम को दुनिया के सबसे घातक तरीन एयर डिफेंस सिस्टमों में से एक माना जाता है। ये टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरियल डिफेंस इसके नाम के मुताबिक हाई ऑल्टीट्यूड में दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल और अन्य मिसाइलों को मार गिरा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन मिसाइलों के अधिकतम रेंज करीबन 200 किलोमीटर है, जबकि इसका अधिकतम फ्लाइट ऑल्टीट्यूड करीबन 150 किलोमीटर तक है, जबकि ये मार्क 8.24 के रफ्तार से ट्रैवल करता है, जो करीब करीब 10,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी अधिक है। और दोस्तों फिलहाल अमेरिका में ऑपरेशनल सबसे घातक और सबसे लंबे रेंज तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड असल में एजेस एश्योर सिस्टम है। दोस्तों इस सिस्टम को एजेस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी कहा जाता है और ये बेसिकली SM-3 और SM-2 ब्लॉक 4 मिसाइलों के बेस पे ही बनाया हुआ है। इन सिस्टमों को बेसिकली अमेरिका द्वारा अपने वॉरशिप में लगाया गया है ताकि इसके इस्तेमाल करके बैलिस्टिक मिसाइलों को हाई ऑल्टीट्यूड में या फिर अमेरिका के सरहद से दूर ही मार गिराया जा सके। दोस्तों इसमें जो SM-3 मतलब रिम 161 स्टैंडर्ड 3 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, इसका रेंज 900 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर है, जबकि इसका सर्विस सीलिंग भी 1000 किलोमीटर है बोल के कहा जाता है। जबकि SM-2 ब्लॉक 4 मिसाइल मतलब रिम 67 स्टैंडर्ड 2 मिसाइल इससे कम घातक और कम रेंज वाला मिसाइल है, जबकि इन मिसाइलों से भी एक और एक घातक मिसाइल मतलब रिम 178 स्टैंडर्ड ERAM मिसाइल मतलब एक्सटेंडेड रेंज एक्टिव मिसाइलों को इस डिफेंस सिस्टमों में शामिल करने का इरादा रखा जाता है। दोस्तों ये नया जनरेशन के मिसाइलों को लेके कहा जाता है कि इसके ऑपरेशनल रेंज थोड़ा कम लेकिन घातकता पहले के मिसाइलों के तुलना में काफी ज्यादा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।